हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th आईसीएससी का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा इन द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्कोप ऑफ सिलेबस भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपने शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, then scope of syllabus is functions of male and female reproductive organs and male accessories gland, an idea of secondary sexual character, structure and function of the various parts of the sperm and eggs, explanation of the term fertilization, implantation, placenta, gestation and parturition, a brief idea of the role of placenta in nutrition, respiration and excretion of the embryo, its endocrinal function, functions of fetal membranes and amniotic fluid. Next, menstrual cycle, outline of the menstrual cycle. Next, role of sex hormones, testosterone, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब हार्मोन्स के नाम है। इसके आगे ओ है, इसीलिए हम लोग उसको ओएस्ट्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इसमें साइलेंट है, इसीलिए हम इसको एस्ट्रोजन बोलेंगे। ओके, देन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, मीनिंग एंड डिफरेंस ओनली। अब आप मेरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हर बोर्ड एग्जाम में एक ना एक डिस्टिंग्विश आता ही है इस चैप्टर से, और डेफिनेशन भी। तो आप इसके जितने भी डेफिनेशन है लाइक फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, गेस्टेशन एंड पेटुलेशन, सब आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम में जाए तो आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। और डिस्टिंग्विश भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, और आप अगर उसको रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। उतना भी फोकस मत डालिए, लेकिन इतना रखिए कि अगर एग्जाम में आए तो फिर आपको ये रहे कि हाँ मेरे को आता है, मैं लिख सकती हूँ, ये सकता हूँ। ओके, देन वी मूव टू आवर नोट्स एंड देन वी स्टार्ट। ओके, चलिए अब हम अपने नोट्स से पढ़ते हैं। ये मैंने खुद से बनाया है नोट्स, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। देखिए, अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश ही पढ़ेंगे। पहला डिस्टिंग्विश क्या रहेगा, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा है मैंने कि वो इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट बताते हैं। मैंने भी कभी ऐसे सोचा था कि हाँ, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होगा, और मैं इसको सीरियसली एग्जाम के लास्ट डे में पढ़ के गई थी, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। देखिए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में कोई डबल पेरेंट्स नहीं होते, बस एक सिंगल पेरेंट होता है, हो गया। सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स जैसे ह्यूमंस, और एसेक्सुअल में जैसे कोई एमोबिया। नेक्स्ट, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है जैसे स्पर्म, एग एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट वी मूव टू स्पर्म सेल, सेक्स सेल। सेक्स सेल, अब सेक्स सेल को हम लोग इतने तीन नामों से और जानते हैं। अगर एग्जाम में आएगी रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल या गैमेट्स, तो आप कंफ्यूज मत होना, उन सब का मतलब सेक्स सेल है। सेक्स सेल को और क्या क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल एंड गैमेट्स। देन हमारे पास दो सेक्स सेल होते हैं, एक स्पर्म और एक ओवम। ओवम को हम लोग एग भी बोल सकते हैं। देन मेड बाय स्पर्मेटोगोनिया सेल विच हैव 46 chromosomes. They divides into two sperm. Each sperm have 23 chromosomes. अब देखिए, स्पर्म किससे बनता है, पहले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया सेल, उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, तो कितने बचे, 23 क्रोमोसोम्स। ओके, देन ओवम एंड एग। ओवम और एग मेड बाय ओगोनिया सेल्स एंड परफॉर्म सेम प्रोसेस टू कन्वर्ट इट इनटू ओवम और एग। ये सेम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो स्पर्म में होता है। जैसे इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके बाद ये भी 23 में डिवाइड हो जाते हैं। देन प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देन ओवम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन आते हैं टेस्टिस एंड स्पर्म डक्ट, और बाकी जितने ऑर्गन बचे सब एसेसरी ऑर्गन में आ जाते हैं। टेस्टिस कितने पेयर होता है, 1 पेयर, और स्पर्म डक्ट को हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ओके, अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस। टेस्टिस, बिफोर बर्थ द टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आफ्टर बर्थ इट डिसेंडेड आउटसाइड। इसका मतलब ये होता है जब बॉयज़ का बर्थ नहीं हुआ रहता है, जब वो पेट में होते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है कि जब बॉयज़ लोग अपने मम्मी के पेट में रहते हैं, तब उनका जो टेस्टिस है तब एब्डोमेन कैविटी के ऊपर, मतलब अंदर रहते हैं। जब उनका बर्थ होता है तब वो डिसेंड हो जाता है आउटसाइड, मतलब। अब देखिए, दो कैविटी होते हैं, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमेन कैविटी। अब जो थोरेसिक कैविटी होते हैं वो डायाफ्राम के ऊपर होते हैं, और जो एब्डोमेन कैविटी होते हैं डायाफ्राम के नीचे होते हैं। इसका मतलब जब बॉयज़ लोग का बर्थ होता है तब उनके टेस्टिस डिसेंड करते हैं आउटसाइड, वरना वो अंदर ही रहते हैं। दिस अकर्स बिकॉज इनसाइड टेस्टिस स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉट पॉसिबल इन बॉडी टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। स्पर्म फॉर्मेशन तब होगा जब हमारे बॉडी टेम्परेचर के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस होंगे। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और जब वो 37 से 35 होगा, 36 होगा,
34 होगा तब स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं आउटसाइड। अब देखिए क्वेश्चन, वाई टेस्टिस आर डिसेंडेड आफ्टर बर्थ फॉर एब्डोमेन कैविटी। देखिए स्क्रॉन्टम इज अ, इसका आंसर तो आपको पता चली गया होगा कि टेस्टिस डिसेंट क्यों होते हैं आफ्टर बर्थ फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट, स्क्रॉन्टम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्लोजेस द टेस्टिस। अब ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देती हूँ। देखिए ये जो पहला लेयर है टेस्टिस का, वो स्क्रॉन्टम है। वो क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच इंक्लोजेस द टेस्टिस, जो टेस्टिस को इंक्लूज करता है। ये डेफिनेशन है स्क्रॉन्टम का, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि फिलअप में डैश इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्लोजेस द टेस्टिस। ओके, देन थ्रू इंग्यूनल कैनाल द टेस्टिस डिसेंडेड। अब देखिए एब्डोमेन कैविटी, जैसे कि मैं आपको ये लाइन का मतलब एक छोटी सी जगह में समझाती हूँ। ये जैसे कि डायाफ्राम है और ये हमारा आउटर सरफेस है, ठीक। यहाँ से टेस्टिस डिसेंड हो रहा है, पहले टेस्टिस यहाँ थे, अब यहाँ से टेस्टिस यहाँ नीचे आ गए, डिसेंड हो गए। तो ये जो रास्ता है जहाँ से नीचे आए, ये जो रास्ता है जहाँ से टेस्टिस नीचे आए, ये रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्यूनल कैनाल। ये जहाँ से टेस्टिस डिसेंड हो रहे हैं, मतलब जहाँ से टेस्टिस निकल रहे हैं उसको इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं, क्योंकि वो कैनाल जैसा बन रहा है, इसीलिए इंग्यूनल कैनाल। ओके, व्हेन टेस्टिस डू नॉट डिसेंडेड इट लीड्स टू सर्टिलिटी दैट इज इनकेपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। जब टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते हैं इंग्यूनल कैनाल से, तो उनको मतलब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो इतने केपेबल नहीं है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करें। व्हेन टेस्टिस डू नॉट डिसेंडेड, ये तो हो गया ना। समटाइम्स ड्यू टू प्रेशर इन द एब्डोमेन द इंटेस्टाइन bulges into scrotum through the inguinal canal and cause the most common type of hernia। अब देखिए यहाँ से जो इंग्यूनल कैनाल था, जहाँ से स्पर्म बाहर आ रहे थे, डिसेंड हो रहे थे, अगर वहीं से ही हमारा इंटेस्टाइन बल्ज होके बाहर आने की कोशिश करे रास्ता ढूंढने के लिए, तो एक कॉमन टाइप का डिसीज़ हो जाता है जिसको बोलते हैं हर्निया। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊंगी आपके कमेंट पे, और कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस, ये पूरा नोट्स मैंने बना के रखा है अपने लिए बस आपको पढ़ाने के लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। थैंक यू।